गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू SWS। आज तारीख है 21 जून 2026 और मैं उपस्थित हूँ 30 शानदार प्रश्न के साथ, जिसमें इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और बिहार स्पेशल सभी के मिक्स्ड क्वेश्चन करवाए जाएंगे। चलिए उससे पहले देखते हैं कुछ समाचार पत्र और उनसे रिलेटेड उनके संपादक तथा वर्ष। जैसे सबसे पहले में क्या है, बंगाल गजट। क्या है? बंगाल गजट। बंगाल गजट के संपादक कौन थे? बंगाल गजट के संपादक कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। कब प्रकाशित हुआ था? 1780 में। 1780 में ये प्रकाशित हुआ था। दूसरा है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, ये किनका है? राजा राम मोहन राय का। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार किनका है? राजा राम मोहन राय। और यह कब प्रकाशित हुआ था? 1821 में और 1822 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। अमृत बाजार पत्रिका, यह शिशिर कुमार घोष जी की है। कब की है? 1868 की। द हिंदू, जी सुब्रमण्यम अय्यर, 1878 में। केसरी, बाल गंगाधर तिलक जी, 1881 में। बाल गंगाधर तिलक जी 1881 में इसका प्रकाशन 1881 में इसका प्रकाशन हुआ था। फिर है मराठा। मराठा क्या है? बाल गंगाधर तिलक जी 1881। और ये दोनों पत्रिका फरवरी 1881 में ही हुआ था। मैं प्रतिदिन ये चीज आपको बताता हूँ। यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन। यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन, ये पत्रिका तीनों के तीनों किनके हैं? महात्मा गांधी के। लेकिन यंग इंडिया कब प्रकाशित हुआ था? 1919 में। नवजीवन कब प्रकाशित हुआ था? 1919 में, अहमदाबाद से। और हरिजन, हरिजन 1933 में। 1933 में। हरिजन कहाँ से प्रकाशित हुआ था? पूना से, 1933 में। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आज का फिर से अगला देखते हैं। अगला में क्या है? प्रताप। प्रताप किसका पत्रिका है? यह है गणेश शंकर विद्यार्थी का और 1913 में प्रकाशित हुआ था कानपुर से। ठीक है। अभ्युदय, मदन मोहन मालवीय का है, 1907 में प्रकाशित हुआ था इलाहाबाद से। लीडर, ये भी मदन मोहन मालवीय जी का है, 1909 में प्रकाशित हुआ था इलाहाबाद से। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, श्याम जी कृष्ण वर्मा, 1905 में प्रकाशित हुआ था लंदन से। वंदे मातरम पत्रिका किनकी है? बिपिन चंद्र पॉल जी की, 1906 में प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से। युगांतर पत्रिका किनका है? वारिन्द्र घोष का है, 1906 में प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से। कर्मयोगी सुंदरलाल जी का है, 1909 में प्रकाशित हुआ था लाहौर से। तलवार किनका पत्रिका है? वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय का, 1909 में प्रकाशित हुआ था पेरिस से। गदर किनका पत्रिका है? लाला हरदयाल जी का पत्रिका है और 1913 में सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित हुआ था। 1913 में सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो चलिए ये था समाचार पत्र और उनके संपादक तथा वर्ष। मेरी बातों को केवल आप ध्यान से सुनिए, अच्छे से सुनिए, आपको ये सब दिमाग में छप जाएगा। और ये जो 20 इंपॉर्टेंट जो पत्रिका है, ये सभी आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का 30 इंपॉर्टेंट वाली सीरीज में आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को नील बगान मालिकों की समस्याओं को देखने के लिए चंपारण आने के लिए राजी किया था। क्या ये कथन सही है? दूसरा है, तिनकठिया प्रणाली के तहत किसानों को अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करने के लिए क्या है? मजबूर किया जाता था। क्या ऑप्शन ए सही है? बिल्कुल, ऑप्शन एक सही है और दो भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। कथन एक और दो दोनों कथन सही है। कथन एक और दो दोनों कथन सही है। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन है, ये भी कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। कथन ये है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। कारण क्या है? इसका आयोजन जमींदारों द्वारा किसानों की दखल अधिकारों पर किए गए हमलों के खिलाफ किसानों की शिकायत को इकट्ठा करने के लिए किया गया था। तो कारण ये बिल्कुल सही है। कथन और कारण दोनों सही है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? तो यह सोनपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? सोनपुर में। कहाँ हुआ था? सोनपुर में हुआ था। और इसके गठनकर्ता कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। चलिए देखते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी है। कथन और कारण दोनों सही है और इसका सही व्याख्या भी है, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाल वंश के संस्थापक निम्नलिखित में से किस शासक ने बिहार में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आपको कल एक क्वेश्चन पढ़ाए हुए थे, उसका आंसर आप लोग बताइएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ देखते हैं, ऑप्शन ए में है गोपाल, बी में है धर्मपाल, सी में है देवपाल, डी में है महिपाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पाल वंश के
पाल वंश के शासक कौन थे? धर्मपाल जी। कौन थे? धर्मपाल जी। इन्होंने ही क्या किए थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाए थे। ठीक है। आज का अगला क्वेश्चन है, बिहार में बराबर गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक, ये भारत में बची हुई सबसे पुरानी रॉक कट गुफा है। देखिए, सबसे पुरानी रॉक कट गुफा है, मतलब जो अभी भी बचा हुआ है। दूसरा ऑप्शन है, अधिकांश गुफाएं अशोक काल की है और इनमें अशोक के शिलालेख है। बिल्कुल, ये कथन सही है और एक भी कथन सही है। ये जो बराबर की गुफाएं हैं, इसमें सबसे ज्यादा मौर्य साम्राज्य जो थे, मौर्य वंश का ही उल्लेख ज्यादा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फिर से ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। एक और दो दोनों सही है। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन कौन थे? ऑप्शन ए, क्या जयराम दौलत राम थे? बी में कृष्ण सिन्हा थे? सी में माधव श्री हरि थे? या डी आर आर दिवाकर थे? आर आर दिवाकर थे। देखिए, स्वतंत्रता के बाद बिहार के अगर पहले मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो वो हो जाएंगे कौन? श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। ठीक है। और इनका कार्यकाल क्या था? 1946, माफ कीजिए, 1947 से लेकर के 1961 तक, 1961 तक। या आपको सीधे ये कह सकते हैं कि यह 1947 से ये जब तक जीवित रहे बिहार के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जयराम दास दौलत राम। ये ज्यादा दिन तक बिहार के राज्यपाल नहीं रहे थे। ये कब से कब तक रहे थे? 1947 से लेकर के 1948 तक। उसमें भी 1947 में ही, 1947 में भी ज्यादा समय नहीं, अगस्त से लेकर के जनवरी 1948 तक रहे थे। जनवरी 1948 तक रहे थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जयरामदास दौलत राम। ठीक है। और कृष्ण सिंह 1947 से 1961 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। यहाँ वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यहाँ ये है कि श्री कृष्ण सिंह जब तक जीवित रहे बिहार के मुख्यमंत्री रहे। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? आज का अगला क्वेश्चन क्या है कि जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने के नेतृत्व में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का आधिकारिक गठन किस वर्ष हुआ था? आधिकारिक गठन की बात कर रहा है। क्या 1931 में? क्या 1934 में? क्या 1939 या 1942 में? 1942 में। इसका व्याख्या कल भी किए थे, आपको याद होगा अच्छे से। 1931 में जो हुआ था उस समय ये आधिकारिक नहीं था, ठीक है। लेकिन इसे 1934 में जब इसका स्थापना हुआ तो ये आधिकारिक रूप से हुआ था। ये आधिकारिक रूप से हुआ था। ठीक है। और आधिकारिक रूप से कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पटना अंजुमन इस्लामिया हॉल में। पटना अंजुमन इस्लामिया हॉल में इसका स्थापना हुआ था 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। और सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट है कि ये जो है, ये तो बिहार स्तर पर था, लेकिन इसे अखिल भारतीय स्तर पर बॉम्बे में, कहा? बॉम्बे में। ठीक है। बॉम्बे में अक्टूबर 1934 में, ही बॉम्बे में अखिल भारतीय स्तर पर औपचारिक रूप से गठन किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 1934 में। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी का आधिकारिक गठन किस वर्ष हुआ था? 1934 में। चलिए आज का अगला क्वेश्चन क्या है? आज का अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन ए, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब होता है? रॉलेट एक्ट कब आता है? यह आता है मार्च 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? अप्रैल 1919 में। ठीक है। और खिलाफत आंदोलन कब होता है? खिलाफत आंदोलन भी होता है अक्टूबर के समथिंग, है ना, अक्टूबर के समय 1919 में ही। ठीक है। और चंपारण सत्याग्रह कब होता है? चंपारण सत्याग्रह होता है 1917 में। 1917 में। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा चंपारण। सबसे पहले क्या हो जाएगा? 4। ठीक है। 4 के बाद क्या हो जाएगा? 4 के बाद हो जाएगा एक, रॉलेट एक्ट, क्योंकि मार्च 1919 में हुआ था। 4 के बाद एक हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा? 4 के बाद एक हो गया। उसके बाद हो जाएगा अप्रैल 1919, यानी 2, 4, 1, 2। और इसके बाद 3 हो जाएगा अक्टूबर 1919 में, है ना। 4, 1, 2, 3 कौन किस ऑप्शन में है? तो ये जो है, ये है ऑप्शन ए में, 4, 1, 2, 3। ठीक है। 4, 1, 2, 3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है। महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। बिल्कुल सही बात है। कब वापस ले लिया था? 12 फरवरी को। कब ले लिया था?
12 फरवरी 1922 को, ठीक है। और उसके बाद कारण क्या है कि चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हुई थी जहां भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी। बिल्कुल ये कथन भी सही है, पुलिस थाने में आग लगा दिया गया जिसके बाद उनमें 17 पुलिस वाले क्या हो गए थे, जल के राख हो गए थे। उस थाने में 17 पुलिस वाले जल करके खाक हो गए थे। जिसके बाद इसका पता कौन देते हैं महात्मा गांधी को, इसका जो पता देते हैं वो देते हैं दशरथ प्रसाद द्विवेदी। महात्मा गांधी जी इस समय कहाँ थे, इस समय थे बारदोली में। कहाँ थे, बारदोली में। जिसके बाद इसकी महात्मा गांधी जी को तुरंत सूचना पहुंचाते कौन, दशरथ प्रसाद द्विवेदी जी। और ये बंगाल माफ कीजिए असहयोग आंदोलन को वापस लेने की बात करते हैं। और असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल की संज्ञा दी थी। किसकी, हिमालय जैसी भूल की संज्ञा दी थी किसको, चौरा चौरी कांड को, ठीक है, चौरा चौरी कांड को, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका दोनों कथन सही है, कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। क्योंकि चौरी चौरा, देखिए कथन और कारण में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता, कंफ्यूजन होता है कि व्याख्या है या नहीं। व्याख्या को पकड़ने के लिए आप कारण को अच्छे से पढ़िए। जैसे यहाँ क्या कह रहा है कि चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हुई जहां भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी। क्या इसी कारण से महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? क्या असहयोग आंदोलन को वापस लेने का कारण चौरी चौरा कांड ही था? बिल्कुल यही कारण था कि असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। तो इसे कहा जाएगा कि इसका व्याख्या सही है, इसका व्याख्या सही है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। आज का अगला क्वेश्चन क्या है, आज का अगला क्वेश्चन फिर से कथन और कारण का है। आप सबके ही डिमांड पे कथन और कारण का क्वेश्चन लाया जाता है। देखिए अच्छे से ध्यान से सुनिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1928 में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। 1928 में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। सबसे पहले समझिए साइमन कमीशन का गठन कब होता है। तो साइमन कमीशन का गठन होता है 8 नवंबर 1927 को, 8 नवंबर 1927 को, ठीक है। इसके बाद यह भारत कब आगमन होता है इनका, 3 फरवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928 को। और यहाँ कांग्रेस के 1927 के अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे, एम ए अंसारी थे, ठीक है। उनकी अध्यक्षता में इसके विरोध का प्रस्ताव भी पेश किया गया था और पारित भी हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या है, साइमन कमीशन ने एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। देखिए ये बात भी बिल्कुल सही है, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। किसकी अनुशंसा पे, तो वो लॉर्ड इरविन की अनुशंसा पर एक भी भारतीयों को सम्मिलित नहीं किया गया था। जिसके बाद क्या हुआ था कि साइमन कमीशन का लोग विरोध करने लगे। और साइमन कमीशन भारत क्यों आ रहा था, तो यह 1919 के, ठीक है, मेरी बातों को केवल अच्छे से सुनिए, सब कुछ याद हो जाएगा। 1919 याद कीजिए, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसकी समीक्षा के लिए। क्योंकि इससे पहले 1909 में जब मार्ले मिंटो अधिनियम या मार्ले मिंटो परिषद अधिनियम जो आया हुआ था, उसमें क्या था, उसमें कहा गया था कि हम इसकी समीक्षा हर 10 वर्ष पर करेंगे। तो 1909 के बाद कब आया था, 1919 में। और 1919 के बाद कब आना था, तो इसको आना था 1929 में। ये भी एक कारण है कि समय से पहले आना, ठीक है। लेकिन चुनाव के कारण इसे 2 वर्ष पहले, 1 वर्ष, हाँ दो, मतलब ये तो गठन 2 वर्ष पहले ही हो गया था, लेकिन आए 1 वर्ष पहले आए थे, ठीक है। और इसमें एक भी भारतीय सदस्य को नहीं रखा गया था, एक भी भारतीय सदस्य को नहीं रखा गया था, इसीलिए इसका विरोध किया गया था, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। साइमन कमीशन के विरोध का सबसे प्रमुख कारण पूछे तो एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध हुआ था, ठीक है। इससे एक चीज और समझिएगा, आपको याद होगा लाला लाजपत राय जी, लाला लाजपत राय जी साइमन कमीशन का विरोध लाहौर से कर रहे थे। कहां से कर रहे थे, लाहौर से कर रहे थे। जिसके बाद शायद 30 अक्टूबर, हाँ 30 अक्टूबर, या फिर आप देख लीजिएगा डेट, इस दिन इनको लाठी लगती है ना, इनको लाठी लगती है। जिसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु होता है, 17 नवंबर। कब होता है, 17 नवंबर 1928 ईस्वी को लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। और उनके सर पे चोट लगा था, किसके द्वारा, सैंडर्स की लाठी से, किसके, सैंडर्स की लाठी से चोट लगा था। यहाँ पर एक कथन लाला लाजपत राय जी कहते हैं, उसको अच्छे से सुनिएगा, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। क्या आप कहते हैं लाला लाजपत राय जी, क्या इनका कथन, एक स्टेटमेंट आता है कि मेरे ऊपर या मेरे सर पे किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। और सच में हुआ भी ऐसा है ना। और लाला लाजपत राय जी के हत्या का बदला भगत सिंह सब जी ले लिए थे, है ना, भगत सिंह जी सब ले लिए थे। जो HSRA के सदस्य थे वो लिए हुए थे, भगत सिंह के लिए हुए थे, लाला लाजपत राय जी के हत्या का बदला लिए थे, ठीक है।
तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। आज का अगला क्वेश्चन क्या है, आज का अगला क्वेश्चन है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध नारा करो या मरो किसने दिया था। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, नहीं। जवाहरलाल नेहरू, नहीं। महात्मा गांधी, बिल्कुल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। उसके बाद अच्छा, बाल गंगाधर तिलक जी का 1916 में एक स्टेटमेंट आया था होम रूल लीग के दौरान, काफी प्रचलित ये स्टेटमेंट है। उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बाल गंगाधर तिलक जी ने 1916 में क्या कहा था, सबसे प्रसिद्ध है ना। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप से लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। लोकहितवादी, लोकप्रिय रूप से लोकहितवादी इनमें से किसे कहा जाता है। क्या गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है, महादेव गोविंद रानाडे, याद कीजिए सोशल कॉन्फ्रेंस की गठन किसने किया था, महादेव गोविंद रानाडे। उसके बाद ज्योतिबा फूले या बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ये गोपाल हरि देशमुख। ये महाराष्ट्र में, कहा महाराष्ट्र में समाज सेवक थे, महाराष्ट्र के समाज सेवक थे, समाज सुधारक थे, इसीलिए इन्हें लोकप्रिय रूप से लोकहितवादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोकहितवादी कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, आज का अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15, माफ कीजिए क्वेश्चन नंबर तो दिया ही नहीं है, 15 स्लाइड है ये। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका या समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा शुरू नहीं किया गया था, है ना, महात्मा गांधी द्वारा शुरू नहीं किया गया था। अगर आप मेरे पहले स्लाइड जो समाचार पत्र और संपादक वाला अगर देखे होंगे तो आपको इसका आंसर देने में कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यंग इंडिया कब प्रकाशित हुआ था, यह प्रकाशित हुआ था 1919 में, ठीक है। इंडियन ओपिनियन कब प्रकाशित हुआ था, यह हुआ था 1903 में, 1903 ही है ना, हाँ 1903 है। इंडियन ओपिनियन 1903। और ये हरिजन, ये अभी जस्ट बताया कुछ देर पहले 1933 में, 1933 में, ठीक है। और युगांतर कब प्रकाशित हुआ था, यह हुआ था 1906 में, 1906 में, ठीक है। तो यंग इंडिया महात्मा गांधी के है, बिल्कुल है। इंडियन ओपिनियन है, ये भी है, हरिजन भी है, लेकिन युगांतर नहीं है। युगांतर किसका है, वारिंद्र घोष जी का। वारिंद्र घोष थे, हेमचंद्र जी थे, ये सब युगांतर का है ना, युगांतर का। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, तो ये गलत है और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का अगला क्वेश्चन क्या, कथन ए 1916 में लखनऊ समझौते में नरम दल और गरम दल का एकीकरण हुआ था, कारण क्या है। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच एक संयुक्त राजनीतिक मोर्चा भी स्थापित किया था, क्या इसी कारण से हुआ था। हाँ बिल्कुल, ये कारण बिल्कुल सही है और व्याख्या भी सही है और कथन ये तो बिल्कुल सही है ही। 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ था उसमें नरम दल और गरम दल का एकीकरण हुआ था, ठीक है। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच एक संयुक्त राजनीतिक मोर्चा भी स्थापित। राजनीतिक मोर्चा इतना मत दिमाग लगाइए, सीधे समझिए कि मुस्लिम लीग और भारतीय क्या है, नरम दल और गरम दल में समझौता हुआ था। देखिए मुस्लिम लीग कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं आना चाहती थी, कभी नहीं, शुरू से ही उन लोगों का मकसद एक तरह से अलग था मुस्लिम लीग का, है ना। मुस्लिम लीग का एक मकसद ही अलग था। मुस्लिम लीग यहाँ शामिल होने के पीछे का कारण क्या है, आपको एक छोटा सा बताते हैं, समय ज्यादा हो जाता है इसलिए नहीं बताते हैं, थोड़ा सा सुन लीजिए, शॉर्ट में बताते हैं आपको इसको, ठीक है। 1914 ईस्वी, 1914 ईस्वी याद है, 1914 में क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था जिसमें अंग्रेजों ने भारत से अपना समर्थन मांगा था, है ना। तो भारत से समर्थन मांगने के पश्चात क्या हुआ था कि सबका एक अलग अलग शर्त था, है ना, जैसे कांग्रेस का भी, मुस्लिम लीग का भी। मुस्लिम लीग यहाँ पर एक शर्त रखती है कि हम अपना समर्थन देंगे, अपितु यहाँ एक चीज है कि इसके बदले में ऑटोमन साम्राज्य, है ना, ऑटोमन साम्राज्य जो विपक्ष की ओर से लड़ रहे थे, है ना, जर्मनी की तरफ से थे, ऑटोमन साम्राज्य पे वहाँ एक खलीफा हुआ करते थे और ये मुस्लिम का सबसे बड़ा धार्मिक गुरु माना जाता था, अभी भी माना जाता है। मुस्लिम का सबसे बड़ा धार्मिक गुरु कौन है, खलीफा, है ना। तो जो खलीफा होते थे वो ऑटोमन साम्राज्य जो अभी वर्तमान में तुर्की है उसको कुछ नहीं करना है, उसको कुछ नहीं करना है। लेकिन अंग्रेज बाद में धोखा दे देते हैं, अंग्रेज बाद में धोखा दे देते हैं। भारत के समर्थन प्राप्त करने के बाद सबसे पहले ऑटोमन साम्राज्य पर ही आक्रमण करते हैं, पूरा तहस नहस कर देते हैं, जिसके बाद मुस्लिमों में आक्रोश था, हिंदू में तो पहले से ही आक्रोश थी, और ये दोनों 1916 में आपस में मिलते हैं मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट के प्रयास से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन
अगला क्वेश्चन क्या है, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में किसे चुना गया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी में आचार्य विनोबा भावे, सी में ब्रह्मदत्त, डी में सरदार पटेल। सरदार पटेल नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। लेकिन सबसे पहले जो सत्याग्रही थे वो सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे पहला था, आचार्य विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे कौन थे? तो तीसरे थे ब्रह्मदत्त। कौन थे? ब्रह्मदत्त। आचार्य विनोबा भावे पहले थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त। वास्तविक तिथि की बात किया जाए तो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। इसको प्रारंभ करने का मुख्य कारण या उद्देश्य क्या था? दुनिया को बताना कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं है। दुनिया को यह बताना कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं है। और उस समय भारत पे जापान का खतरा भी मंडरा रहा था। इस बात को भी ठुकराया नहीं जा सकता है कि भारत पे जापान का खतरा भी मंडरा रहा था। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ब्रिटिश प्रांतीय स्तर पर है ना, अगर प्रांतों में बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 में। ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासन कब किस अधिनियम के तहत लगा था? 1919 में। लेकिन प्रांतों में से द्वैत शासन को हटाकर के केंद्र में कब लगा था? तो वो लगा था 1935 के अधिनियम में, है ना, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। प्रांतों में 1919 में और केंद्र में 1935 में। केंद्र में 1935 में, ध्यान रखिएगा। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है फिर से कथन और कारण का क्वेश्चन है। प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है? क्या होगा इसका आंसर? कारण है कि प्रस्तावना के मूल ढांचा को संविधान द्वारा नष्ट या बदला नहीं जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है? बिल्कुल, याद कीजिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, है ना, 1973 का ये मामला है। 1973 का मामला है। ठीक है, 1973 में क्या हुआ था कि केशवानंद भारती केस आया था जिसमें संविधान को प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था। प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था। लेकिन इसमें एक और चीज कहा गया था कि प्रस्तावना में संविधान संशोधन किया जा सकता है लेकिन उसके मूल ढांचे को नष्ट नहीं किया जा सकता है या बदला नहीं जा सकता है। तो कथन तो बिल्कुल सही है लेकिन कारण भी इसका बिल्कुल सही है। उन्होंने प्रस्तावना के मूल ढांचे को संशोधन द्वारा नष्ट या बदला नहीं जा सकता है ऐसा कहा था। ठीक है, और 1973 में ही केशवानंद भारती में ही प्रस्तावना को संविधान का अंग माना था। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, 1960 के बेरूबारी बाद में इसको प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। 1960 में एक बेरूबारी बाद आता है जिसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं मानता है। ठीक है, और अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन एक चीज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन से तो पुराना है, अभी जो हम बता रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो संविधान संशोधन प्रस्तावना में किया जाएगा, क्या ये साधारण बहुमत से किया जाएगा या विशेष बहुमत से किया जाएगा? तो ये हमेशा ही विशेष बहुमत से किया जाएगा। विशेष बहुमत यानी 2/3, है ना, 2/3 वोट से, है ना। 2/3 बहुमत का क्या मतलब होता है कि तीन अगर इसमें 3 व्यक्ति है तो उसमें 2 व्यक्ति की सहमति होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तड़कता भड़कता आंसर है और ये हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन पूछा। ये सब पुराना हो चुका है, पूछने का तरीका बदल चुका है। हाँ, कूट में ऐसे क्वेश्चन आपको पूछेंगे और ये क्वेश्चन काफी मदद करेंगे आपको कूट को सॉल्व करने में, जैसे अभी दे रहा है ना। तो आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है पहला? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्या सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अपने पद पर बना रह सकता है। बिल्कुल, अपने पद पर ये बने रह सकते हैं ना, 65 वर्ष की आयु तक यह अपने पद पर बने रह सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। कारण है राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय पद से हटाया जा सकता है ना।
क्या राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करता है? तो हाँ, याद कीजिए आर्टिकल 156 है ना, आर्टिकल 156 का एक, जिसमें क्या उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय पद से हटाया जा सकता है। हाँ, ये कथन भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है, और इसका व्याख्या भी सही है, इसका व्याख्या भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय कहने का क्या मतलब होता है? संवैधानिक निकाय कहने का मतलब होता है कि जिसका उल्लेख संविधान में, मतलब या मूल संविधान में नहीं किया गया हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, वित्त आयोग। क्या वित्त आयोग का उल्लेख नहीं है? याद कीजिए आर्टिकल 280। चुनाव आयोग, क्या चुनाव आयोग नहीं है? चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग, ये किस में है? 324 से लेकर के 329 में। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग नहीं है, 315 क्या है तो। लेकिन नीति आयोग, क्या नीति आयोग है संवैधानिक निकाय? नहीं, नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, है ना। ये क्या है, 15 मार्च, 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च क्या है, 15 मार्च 1950 है ना, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग आता है, योजना आयोग आता है, जिसे 1 जनवरी 2015 में नाम बदल करके नीति आयोग रख दिया जाता है, यानी थिंक टैंक बना दिया जाता है, नीति आयोग कर दिया जाता है 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे सुमन बेरी। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? सुमन बेरी। अच्छा, वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसका उपाध्यक्ष है अशोक कुमार लाहिड़ी, और इसके सीईओ कौन है अभी? निधि छिब्बर, निधि छिब्बर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? ऑप्शन ए जोजिला दर्रा, शिवकिला दर्रा, नाथुला दर्रा और रोहतांग दर्रा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोजिला दर्रा। ये क्या है? जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा कहाँ है? जोजिला दर्रा है लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में। ठीक है, और शिवकिला दर्रा कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में। ठीक है, रोहतांग दर्रा कहाँ है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मानक मध्याह्न रेखा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक क्या है? कथन एक है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, हाँ यही मिर्जापुर नैनी कहिए इसको। ऑप्शन एक सही है। इसका मान 82.82 पूर्वी देशांतर, ये भी सही है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। 1 और 2 इसका दोनों सही है। अच्छा, एक चीज बताइएगा, मध्याह्न रेखा 82.82 पूर्वी देशांतर तो है, लेकिन यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन? सबसे पहले यूपी में प्रवेश करती है, उसके बाद एमपी में जाती है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में जाती है, उसके बाद उड़ीसा में जाती है। ठीक है, उड़ीसा में जाती है, और इसके बाद आंध्र प्रदेश में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में ये जाती है। मतलब जाती है, ये तो एक काल्पनिक रेखा है, बस मेरे कहने का मतलब समझिए कि उत्तर से अगर दक्षिण देखा जाए तो सबसे पहला यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा है, और उड़ीसा के बाद क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। उड़ीसा के बाद क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। हो गया ना 5, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, 5 राज्यों से। ठीक है, इसके बाद क्या है, आज का अगला क्वेश्चन क्या है? आज का अगला क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिम तट पर पूर्वी तट की तुलना में दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा होती है। क्या ये कथन सही है? कि, कि पूर्वी तट की तुलना में पश्चिम तट पर ज्यादा वर्षा होता है? बिल्कुल, ये कथन बिल्कुल सही है। अब कारण में कह रहा है कि क्या इसी कारण पश्चिम घाट अरब सागर से आने वाली नमी से भरी हवा को अवरुद्ध करते हैं? क्या इसी कारण से पश्चिम तट पर ज्यादा वर्षा होता है? व्याख्या को समझने के लिए आपको इस चीज को समझना होगा। तो हाँ, ये कथन भी सही है और कारण भी सही है, इसका दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। ठीक है, और व्याख्या तो है ही, क्योंकि पश्चिम घाट पर अगर वार्षिक औसतन वर्षा देखा जाए तो सबसे ज्यादा वर्षा कौन प्राप्त करता है? पश्चिम घाट। सबसे ज्यादा वर्षा कौन प्राप्त करता है? पश्चिम घाट। ऐसे में अगर सबसे ज्यादा भारत में कहीं पर वर्षा होता है तो
मौसिनराम है। कौन है? मौसिनराम, मेघालय, ठीक है। लेकिन अगर औसतन अगर देखा जाए वार्षिक सबसे ज्यादा वर्षा कौन प्राप्त करता है? पश्चिम घाट, लगभग पूरे वर्ष, है ना, पूरे वर्ष ये वर्षा प्राप्त करती है। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? इस समय पूछने की बात है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा। आप इसका आंसर दीजिएगा कि बॉक्साइट किसका अयस्क है? अयस्क है, ठीक है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? आज का ये दूसरा क्वेश्चन है। आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे आपसे, आज का दूसरा क्वेश्चन है बॉक्साइट किसका अयस्क है। झारखंड, झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? और मध्य प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका भी आप आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में ऑफलाइन, क्योंकि इस समय ज्यादा चला जा रहा है। पता नहीं, रोज मैं सोचता हूँ 30 मिनट से अंदर में रखूँ, लेकिन हमेशा से 30+ चला जाता है। क्या हो गया हुआ? आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दिक्कत यहाँ ये नहीं है कि ज्यादा हो रहा है, दिक्कत यहाँ आप लोगों को देखने में होता है ना, कि ज्यादा समय का वीडियो है, नहीं देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन, कि पुलिकट झील किन दो भारतीय राज्यों की सीमा पर है? क्या आंध्र प्रदेश तमिलनाडु है? नहीं। क्या उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश है? नहीं। क्या तमिलनाडु और केरल है? नहीं। क्या कर्नाटक और केरल है? नहीं। इसका राइट आंसर तो है ही नहीं कुछ इसमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु। पुलिकट झील किन दो भारतीय राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, ध्यान रखिएगा इसको। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहा जाता है? रेड क्लिफ? नहीं। डुरंड रेखा? नहीं। मैकमोहन रेखा? बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैकमोहन रेखा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैकमोहन रेखा। अच्छा, यहाँ पे ना एक ऑप्शन मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ना, मेजिनॉट रेखा। ये कहाँ है? ये है फ्रांस और जर्मनी के बीच, है ना, फ्रांस और जर्मनी के बीच मेजिनॉट रेखा है। फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है? मेजिनॉट रेखा है। आज का अगला क्वेश्चन है, और ये आज का अंतिम प्रश्न है। टोटल आज 29 क्वेश्चन ही थे, 29 क्वेश्चन ही थे। चलिए देखते हैं क्या है। जेठ धारा ऊपरी क्षोभ मंडल में चलती है। क्या जेठ धारा क्षोभ मंडल में चलती है? हाँ, चलती है। और भारतीय मानसून को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। ये बात भी सही है, बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित करती है। इसका कारण में दे रहा है कि उष्ण कटिबंधीय पश्चिम जेठ धारा का हिमालय के उत्तर में खिसकना भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की शुरुआत का प्रतीक है। ग्रीष्मकालीन मानसून की शुरुआत का प्रतीक है। ग्रीष्मकालीन होगा या शीतकालीन होगा इसका आंसर? उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय तो ग्रीष्मकालीन होगा, सही है। तो कारण भी इसका सही है और इसका कथन भी सही है। ए और आर क्या है? दोनों सही है। और इसका व्याख्या भी परफेक्ट है, इसका व्याख्या भी परफेक्ट है। तो ये आज अंतिम प्रश्न था। कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताइएगा, और सेशन पसंद आया हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए। लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। सेशन सेशन को दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छा लगा तो आपको कहीं भी पढ़ना ही है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि फॉर्म जो फिल होता है ना, वो 10 से 15 लाख और वैकेंसी होती है 20 से 30 हज़ार। तो आप समझ सकते हैं कि एक सीट के लिए कितने बच्चे फॉर्म फिल करेंगे। आपको पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा आपको। और सबसे बेहतर अगर मेहनत की बात किया जाए तो आपको सबसे बेहतर है आपके लिए एनसीईआरटी का बुक पकड़ लीजिए। एनसीईआरटी का बुक, उससे पढ़िए अच्छे से, सब कुछ कवर हो जाएगा। बस एनसीईआरटी देखिए, कहीं भी पढ़िए, यहाँ आइए नहीं आइए। अगर यहाँ नहीं आइएगा तो मेरा थोड़ा सा नुकसान है, लेकिन अगर आप कहीं भी जाते हैं, अगर पढ़ते हैं तो आपको बहुत फायदे होंगे। इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा आपको, है ना, चाहे जैसे पढ़िए। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा सेशन जरूर से बताइएगा, जरूर बताइएगा। और डेली आइए क्लास, एक दिन आते हैं एक दिन नहीं आते हैं, प्रतिदिन क्लास कीजिए। निश्चित ही 30 दिन के भीतर ही आपका जीके जीएस में सुधार आएगा। आपको यहाँ वो सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहाँ आप पढ़ रहे हैं, वहाँ आपको पढ़े हुए उस क्वेश्चन को महीनों हो गया हो, वो सभी क्वेश्चन यहाँ आपको निश्चित ही है कि 30-32 क्वेश्चन जो होता है उसमें आपको 5 से 7 क्वेश्चन डेली आपको न्यू क्वेश्चन जरूर मिलते होंगे जो आप नहीं पढ़े होंगे, है ना। ना 5 से 7 तो 4 तो निश्चित रूप से ही मिलते होंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।